कल हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य देखे थे। इसके अलावा जो शक्ति कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक से संबंधित वाला था। जॉइंट सीटिंग की बैठक करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट थे। एग्जाम में कई बार प्रश्न बने। प्रोटेम स्पीकर देखे थे, महासचिव को देखे थे जो आईएएस रैंक ऑफिसर होता है। आज जो देखना है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि, इनकी पद की अवधि कितनी है, कितना इनका टेन्योर है और इनको हटाए जाने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। पहला, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अगर उनका लोकसभा का सदस्य ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, एमपी जो चुनाव लड़ के आए हैं एज एमपी, वो ही खत्म हो गया, तो ना ही वो अध्यक्ष में की सीट पे बैठेगा या फिर उपाध्यक्ष की सीट पे बैठेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ही नहीं। क्या बोल रहा है, उपाध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को तत्कालीन या उस समय सदस्यों के बहुमत से, अगर उस समय लोकसभा में 550 सीट है तो इसका जो बहुमत है आधा, इसका आधा 275 प्लस वन, इतने सीट से के बहुमत से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से नहीं। जैसे वो 550 टोटल सीट है, टोटल लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उपस्थित केवल 350 हुए थे, तो इनका बहुमत नहीं चलेगा। 350 का आधा से ज्यादा नहीं चलेगा, जो एक्चुअल सीट है उसका 50%। ठीक, ये सब नहीं बनेगा हालांकि, मत लिखो इनको। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु शर्त यह है कि यह शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होगी। इसको लिख लीजिएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रोसीजर, नंबर वन, 14 डेज बिफोर 14 डेज बिफोर उनको देना पड़ेगा नोटिस। ठीक है, 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी पड़ेगी, पहला प्रोसीजर। दूसरा, लोकसभा में संकल्प पारित कर लोकसभा में संकल्प पारित कर लोकसभा में संकल्प पारित कर तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से बहुमत से हटाया जा मतलब बहुमत से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक, लोकसभा की शक्ति एवं कार्य। शक्ति देख लेते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है एवं उसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है? सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्ति प्राप्त है। पहला, धन विधेयक। धन विधेयक में तो एकाधिकार है लोकसभा का, आर्टिकल 110 ये रट लीजिए। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की घोषणा होता है। तो धन विधेयक 110 तथा वित्त विधेयक प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इनको तो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 रख लेना, बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है।
आर्टिकल, ये मैं उस दिन भी बताया था, 108 में, आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है लोकसभा और राज्यसभा के। इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट, रट लीजिएगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर। ये दो चीज प्रश्न बनेगा। मेजॉरिटी, ज्यादा संख्या, जनसंख्या ज्यादा लोकसभा का है, इसलिए लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित जो भी संकल्प है या एक्ट है, जो भी बिल आया है, वो लोकसभा की ओर झुकाव रहता है इसमें। लोकसभा की संख्या ज्यादा है, क्योंकि सदस्य संख्या के ज्यादा कारण लोकसभा को इसमें फायदा मिलता है। ठीक। अब धन विधेयक में तो एकाधिकार है, तो इसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता इसमें। और संविधान संशोधन जो बिल है, मैं आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, कल बात किया था, इसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान ही नहीं है। इसमें राज्यसभा के पास भी उतना ही पावर है जितना लोकसभा के पास है। पावर्स टू कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। चूंकि कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। अर्थात क्या है? कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये होते हैं। विधायिका कोई भी चीज अगर पारित करे तो उसको लागू करवाने का काम मंत्रियों का होता है, मंत्री प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब वो अच्छे तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जवाब उन्हें देना पड़ता है विधायिका, मतलब संसद में। संसद में उसका जवाब देना पड़ेगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा। सटीक उत्तर ना मिलने पे उनको त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए लिखा है कि भाई मंत्रिपरिषद का जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना। उसके बाद है फाइनेंशियल पावर। वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है। मनी बिल्स और जितने फाइनेंस बिल है, लोकसभा में के पास ज्यादा पावर है। अदर पावर्स, लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति के पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। मत लिखिए इसको अलग से, ऑलरेडी लिख चुके हो, नोट्स ज्यादा नहीं हो रहे। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा ना करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसको लिख लेना। मैंने उपराष्ट्रपति में आप लोग देखे हो ना, उपराष्ट्रपति को क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प आता है केवल और केवल राज्यसभा में। अब राज्यसभा ने उसको मेजोरिटी से पास करा दिया, अब ये पहुंचती लोकसभा। अब लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से इस रिजोल्यूशन को पारित करना है, लेकिन अगर लोकसभा पारित ही ना करे तो उपराष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं आ सकता, ये लिखा है। बाकी अभी हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनको भी हटाने का इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसीजर है वो लोकसभा राज्यसभा में आता है। अब संसद में नेता क्या होते हैं, इसको देखते हैं। संसद के क्या नेता हैं? सदन के नेता से अभिप्राय सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है। ठीक है, इसी सदन के नेता को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट करता है, किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है, सदन के नियम एवं संविधि में उल्लेख है। फिर क्या है? विपक्ष का नेता। अब ये थोड़ा इतना ये सिम पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य प्राप्त का 1/10 भाग होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। अभी इसके पहले वाले गवर्नमेंट में कांग्रेस के पास नहीं थी, तो विपक्ष का नेता ही नहीं थे राहुल गांधी, क्योंकि बोला गया है मिनिमम 55 लोकसभा में, मिनिमम सदन सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो 550 का 1/10 भाग 55, मिनिमम 55 सांसद कांग्रेस के होने चाहिए, तब कांग्रेस का कोई एक नेता विपक्ष का नेता बनेगा। अभी है, वर्तमान में है, इसके पहले वाले जो लोकसभा थी उसमें नहीं थे। इसी तरह राज्यसभा का 250 का 1/10 कितना होगा? 25। तो 25 सांसद 250 राज्यसभा में विपक्ष के पास होना चाहिए, कम से पास, तब वो विपक्ष के नेता होंगे। और विपक्ष का नेता होना अति आवश्यक है,
तभी तो सरकार पे वो लगाम स्थापित कर पाएंगे। सरकार से प्रश्न पूछेंगे, विपक्ष ही तो प्रश्न पूछेगी ना सरकार से। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सब नहीं बनेगा हालांकि प्रश्न, ठीक पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा इसको। व्हीप या सचेतक, हर एक पार्टी का एक व्हीप होता है। व्हीप व्हीप का काम क्या है? पार्टी के जितने मेंबर हैं उन पे ध्यान रखना, उन पे नजर रखना, ये व्हीप का काम है। अगर पार्टी के कोई मेंबर हैं, एक पार्टी होगी बीजेपी, इसमें मान लो 300 सांसद है, तो इन सांसद की गतिविधि पे नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा व्हीप या सचेतक। अब ये बचे 299 सदस्यों पे नजर रखिएगा कि इनका किसी तरह से अनुशासनहीनता वाली स्थिति ना आए। जब पार्टी में बुलाया जाए मीटिंग में तब ये पहुंचे, और कोई नहीं पहुंचे तो उनको नोटिस जारी करे। तो ये व्हिप का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना काम है कि वो अब हर पार्टी के मेंबर पे ध्यान तो नहीं रख सकते हैं ना, पूरे देश चला रहे हैं वो। तो सदन के नेता ऑलरेडी बिजी हैं, सारे मंत्री ऑलरेडी बिजी हैं, तो व्हिप एक नियुक्त किया जाता है, सचेतक नियुक्त किया जाता है, जो अन्य पार्टियों पे नजर रखता है। ठीक, तो एक सदस्य को व्हीप नियुक्त किया जाता है जो बताते हैं, जो बाकी सांसदों पे नजर रखते हैं, पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक राजनीतिक दल का सांसद अपना व्हीप होता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। यह संसद में अपने दलों के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है एवं संबंधित सदस्यों पर व्हीप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में और न ही सदन के नियम एवं संविधि में। ठीक, क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन मतलब, बट एक नोट कर लो, व्हीप व्हीप का मतलब सचेतक है जो संसद अन्य सदस्यों पे नजर रखेगा। और हर पार्टी का होता है, बीजेपी का अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा, समाजवादी पार्टी का अलग होगा, जितने अलग अलग पार्टी है सबके व्हीप होते हैं। ठीक है, संसद के सत्र, ये इंपॉर्टेंट है, कितने सत्र हैं संसद के। संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। नियम तो ऐसा है कि हर 6 महीने में एक बार करना है, लेकिन भारत में हर 4-5 महीने में एक बार सत्र बुलाया जा रहा है। और बीच में जब भी कोई इमरजेंसी या आकस्मिक स्थिति बनती है तो सत्र बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहला बजट सत्र है फरवरी से मई, उसके बाद मानसून सत्र है सामान्यतः जुलाई से अगस्त के बीच, और एक शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। मानसून सत्र, मानसून सेशन बोलते हैं, और विंटर सेशन, ये है। सत्र आहूत करना, समनिंग ऑफ द सेशन, प्रेसिडेंट के द्वारा सत्र का आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है, समन किया जाता है। ठीक, ये एक बना है प्रश्न ये वाला। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इस संबंधित में अपना सलाह दे। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि से है। लोकसभा के मामले में सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की स्थिति तक की अवधि को संसद का सत्र कहा जाता है। छोड़ देना ये। देख, सत्र कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के द्वारा सत्र बुलाया गया तो फिर फर्स्ट सेशन को जो राष्ट्रपति है वो एड्रेस करते हैं, मतलब अपना अभिभाषण से शुरुआत करते हैं। लोकसभा के, इसको थोड़ा ध्यान से नोट करते चलिएगा, सबको नोट करिए कि एक लाइन जो लिखा है ना, राष्ट्रपति का अभिभाषण, लैम डेक सत्र, पंगु सत्र, स्थगन क्या होता है, सबको, सत्रावसान क्या है, विघटन क्या है, तो इनको पूरा ध्यान से देखिएगा कि एक लाइन छोट छोट में लिखने का प्रयास करिए। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसको ऑलरेडी बताया था कि राष्ट्रपति जो भी संसद का सत्र है उसके ज्वाइंट सिटिंग को, संयुक्त रूप से दोनों सदनों को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। ठीक, तो संसद का कोई भी सत्र या लोकसभा का निर्वाचन के बाद प्रथम जो सत्र होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। तो पहला क्या हो रहा है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं नेशन को,
राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसे स्टार्ट हुआ। अब इसमें थैंक्स मोशन आगे देखेंगे। थैंक्स मोशन पारित करती है सत्ता पक्ष। इसमें वोटिंग होता है। अगर इस वोटिंग में मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा सिंपल मेजोरिटी से ये मोशन पास नहीं होता, तब सरकार गिर जाएगी, समझ लेना। तो सत्ता पक्ष का ये प्लान रहेगा कि थैंक्स मोशन 50% प्लस से पास हो जाए वोटिंग के साथ। लेकिन विपक्ष ये चाहती है कि ये पास ना हो। अगर थैंक्स मोशन ही पास नहीं होगा, धन्यवाद प्रस्ताव यही पास नहीं होगा, तो इसका मतलब है अल्पमत में है सरकार, बहुमत में नहीं अल्पमत में है, तो उसे गिराया जा सकता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो पास हो जाए। तो जो व्हीप होते हैं ना, उनका यहाँ पर एक और रोल होता है कि जो सत्ता पक्ष के व्हीप है वो देखेंगे कि सारे के सारे उनके सांसद या जो गठबंधन की सरकार है, तो सारे सांसद इस थैंक्स मोशन को पास करें, मतलब एक्सेप्ट करें, इस पे वोटिंग करें, सकारात्मक वोटिंग करें। बस इतना याद रखे रहो। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहला सत्र शुरुआत होता है और संयुक्त रूप से अभिभाषण होता है। मतलब जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उसमें लोकसभा के सदस्य भी बैठे होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी बैठे होते हैं। फिर क्या है लैम डक या लैम डक सेशन? क्या होता है लैम डक सेशन? पंगु सत्र। इसका मतलब क्या है? यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते वो लैम डक कहलाते हैं। ठीक, मान लो 13th या 12th नंबर ले लो, 12th नंबर का लोकसभा सत्र चल रहा है, तो इनके सत्र मतलब ये इनका सेशन कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन का आयोजन कराया जाता है। तो 13 नंबर का लोकसभा, अब ये नया है, ठीक है। तो जो 12वें नंबर का है ना, उसका अंतिम सत्र हुआ इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आ गया, इसका चुनाव हो गया 13वें नंबर का। अभी शपथ वगैरह नहीं हुआ है, बट रिजल्ट आ गया कि कौन जीता कौन हार गया समझ में आ गया। तो 12 नंबर का अंतिम एक सत्र होता है, लास्ट सत्र। अब इसमें जो हार गए हैं वो भी आएंगे, बैठेंगे यहाँ पर। भले 13 में तो हम नहीं बैठेंगे, थार यहाँ इसमें तो जीते थे 12 नंबर का, 12वीं लोकसभा में जीते थे, इसलिए 5 साल वो सदस्य थे। लेकिन 13 नंबर का 5 साल बाद जो चुनाव हुआ 13th लोकसभा, उसमें वो चुनाव हार गए। लेकिन 12वें नंबर का अंतिम जो बैठक हो रहा है उसमें तो आएंगे, तो उनको बोलते हैं लैम डक। ठीक, बस ये इतना ही, उस सेशन को लैम डक सेशन भी कह देते हैं। फिर अगला है एडजर्नमेंट। समझना ज्यादा है, रटना कम है इस टॉपिक को, इसमें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडजर्न क्या होता है? स्थगन। एडजर्न की घोषणा कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन के कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में जो अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष है, सभापति जिसको बोलते हैं। सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन के पास है, रट लीजिएगा, ये कई बार प्रश्न बना है, कई बार। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन के सत्र को नहीं। केवल बैठक को निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। मैं कल परसों बताया हूँ उसके बारे में। और अनिश्चित काल के एडजर्न को एडजर्न सीने डाय बोलते हैं। ठीक, एडजर्न सीने डाय। सत्रावसान, इसकी घोषणा सत्र की समाप्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये बताया हूं मैं, है ना। विघटन भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। विघटन करने से पूरा लोकसभा खत्म हो जाता है। जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, तो वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। एक स्थायी सदन के होने के नाते राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, कई बार प्रश्न बना है, केवल लोकसभा का विघटन होता है। साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही लोकसभा का विघटन कर सकता है, बट अगर बहुमत नहीं है, सरकार अल्पमत में है,
तो अपने विवेकी शक्ति का प्रयोग करके भी विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित दो कारणों से हो सकता है: यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, पहला, और दूसरा, यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे। यह स्थिति प्रायः तभी आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। छोड़ देना। अब फिर से ये इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑन बिल, जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, उनका पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा अगर विघटन हो गया तो जितने प्रस्ताव थे या संकल्प, मोशन, नोटिस, ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है, उसको भी देखना। ठीक है, वो ध्यान से समझिए।